वेलकम टू बीपीएससी यूपीएससी स्टडी चैनल। 13 दिसंबर को बीपीएससी की पीटी की परीक्षा होने जा रही है, इसलिए बिहार सामयिकी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं बताने जा रहा हूं और जो ये प्रश्न का विकल्प है वो मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, केवल डायरेक्ट आंसर ही लिख दे रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 3। कौन कौन है ये आप लोग जान लीजिए। पहला है बेगूसराय जिला में पड़ता है, कांवर ताल पक्षी अभयारण्य। दूसरा है जो जमुई जिला में पड़ता है, यहाँ पर 2 है पक्षी अभयारण्य। एक है नागी पक्षी अभयारण्य और दूसरा है नकटी पक्षी अभयारण्य। इस प्रकार बिहार में 3 ऐसे पक्षी अभयारण्य हैं जिसको रामसर स्थलों के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि यह आर्द्र भूमि क्षेत्र है जहां पर पक्षियां प्रवास के लिए आया करती हैं। तो पहले जान लीजिए रामसर स्थल होता क्या है। तो 1971 में जो रामसर नामक स्थान है वो ईरान में है। ईरान में जो रामसर नामक स्थान है वहीं पर 1971 में विश्व स्तर पर जो एक संधि हुई उसी को रामसर संधि कहा जाता है, यानी कि इसमें यह व्यवस्था की गई कि जो भी आर्द्र भूमि है और स्तर पर उसकी विशेष पहचान है तो उसको रामसर स्थल घोषित किया जाएगा। तो आर्द्र भूमि यानी यहाँ पर आर्द्र भूमि तो आर्द्र भूमि किसे कहते हैं ये जान लीजिए आप लोग। तो आर्द्र भूमि वैसा क्षेत्र है जो वर्ष की अधिकांश मौसम में पानी से भरा होता है या वर्षा ऋतु में पानी से भरा रहता है, उसको आर्द्र भूमि कहा जाता है, आर्द्र क्षेत्र कहा जाता है। तो 1971 में रामसर नामक स्थान पर वैश्विक स्तर पर कुछ देशों ने एक संधि की, उसी को रामसर संधि के नाम से जानते हैं और रामसर स्थल के रूप में वैसी आर्द्र भूमि को सूचीबद्ध किया जाता है। यह 1975 में लागू हुआ, लेकिन भारत उसको 1982 में लागू किया। भारत कब लागू किया? भारत 1982 में इसको लागू किया। पूरे देश के स्तर पर भारत में आपको कुल 85 रामसर स्थल हैं। कुल कितने हैं? 85 रामसर स्थल हैं, जिसमें से 3 बिहार में हैं और शेष 82 जो हैं वो भारत के अन्य राज्यों में हैं। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में
सबसे अधिक रामसर स्थल हैं? तो आपको उत्तर देना होगा तमिलनाडु। यानी कि तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर स्थलों की पहचान की गई है, यानी आर्द्र भूमि की पहचान की गई है, जिसकी महत्ता वैश्विक स्तर पर है। तो कुल 85 रामसर स्थल हो गए भारत में, जिनमें से 3 बिहार में है, जो कांवरताल पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में है, जमुई में नागी पक्षी अभयारण्य है और नकटी पक्षी अभयारण्य है। इससे इतना ही क्वेश्चन पूछने की संभावना है। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। एशिया की सबसे मीठे जल की गोखूर झील कहाँ स्थित है? एशिया की सबसे मीठे जल की कौन झील? तो गोखूर झील कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा बिहार में। अब प्रश्न उठता है कि बिहार में कहाँ स्थित है? तो यही है बेगूसराय। जो बेगूसराय के कांवरताल झील है, कांवरताल झील है, वही सबसे मीठे जल की गोखूर झील है। तो गोखूर जो झील है उसका निर्माण कैसे होता है? तो चूंकि जो नदियां हैं, तो नदी जो पहाड़ी क्षेत्रों से आकर मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं और मैदानी भाग में समतल मिट्टी होने के कारण उसका जो बहाव है वह धीमा हो जाता है। तो बहाव धीमा होने के कारण वह विसर्प की आकृति लेने लगती है, यानी घुमावदार होने लगती है। और जो ही नदी की धारा घुमावदार होती है तो कुछ क्षेत्र मुख्य भाग से कट जाता है और उस क्षेत्र में जल जमा हो जाता है। वही क्षेत्र गोखूर झील कहलाता है, यानी कि वो अर्धचंद्राकार होता है, या गाय की जो खूर होती है उसी की आकृति का वो क्षेत्र, वो झील बन जाता है। उसी को गोखूर झील कहा जाता है। तो यहाँ पर जो एशिया के सबसे मीठे जल की गोखूर झील कहाँ है? तो बिहार में है और उसी को कांवरताल झील कहा जाता है, जो सबसे मीठे जल की झील है। लेकिन इस पर अब अतिक्रमण बढ़ने लगा है और कांवरताल झील पर खतरा उत्पन्न हो गया है। तो ये हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा हुआ महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। इसका आंसर होगा बोध गया। तो महाबोधि मंदिर के बारे में कुछ आप लोग जान ले। जो महाबोधि मंदिर है वह बोध गया में अवस्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? सर्वप्रथम अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था। लेकिन उस समय मंदिर की जो वर्तमान संरचना है वैसी आकृति नहीं थी, क्योंकि मंदिर का विकास गुप्त काल में आकर हुआ। तो उसके पहले जो महाबोधि स्तूप का निर्माण कराया गया, महाबोधि स्तूप का अशोक ने, चाहे महाबोधि विहार कहिए, अशोक किसका निर्माण कराया? महाबोधि विहार का। बोधि विहार वही बाद में मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर एक टीले की आकृति का स्तूप बनाया गया और उसी को महाबोधि विहार कहा गया और वो गुप्त काल में जाकर महाबोधि मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर जो महाबोधि मंदिर है उसकी पहचान महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति से की जाती है। यहीं पर बोध गया में महात्मा बुद्ध को सर्वप्रथम
ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जो महात्मा बुद्ध का पहला नाम था सिद्धार्थ, वहीं से वो जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो गौतम बुद्ध बन गए। यानी पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्षों की तपस्या के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो महात्मा बुद्ध की उपाधि से विभूषित हुए। तो पीपल का जो वृक्ष है वो आज तक विद्यमान है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो पीपल का पेड़ है उसको महाबोधि वृक्ष कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? महाबोधि वृक्ष भी कहते हैं। बोधि मतलब ज्ञान, बोधि वृक्ष मतलब ज्ञान का पेड़ है। तो बोध गया में स्थित जो महाबोधि वृक्ष है उसकी कौन सी पीढ़ी वर्तमान में चल रही है? क्योंकि लगभग 2650 वर्ष पहले वह पीपल का पेड़ अपने मूल आकृति में था और 2650 वर्ष के बाद भी क्या वह पेड़ अपने वर्तमान रूप में ही है, क्या कि इसमें परिवर्तन हुआ है? तो उसी को पीढ़ी कहा गया है कि मतलब किस पीढ़ी का पेड़ है। तो उसका आंसर होगा चौथी पीढ़ी। यह बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पीपल का पेड़ था, महाबोधि वृक्ष था, उसकी वर्तमान में कौन सी पीढ़ी चल रही है? तो चौथी पीढ़ी याद रखिएगा, क्वेश्चन आ भी सकता है। चौथी पीढ़ी वो कैसे? तो सबसे पहले जो मूल पेड़ था जिसके अंतर्गत सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्त कर महात्मा बुद्ध बने थे, उस मौर्य काल में अशोक की पत्नी जो थी उस पेड़ को काटने का प्रयास की। वो किस कारण से उस पेड़ को काटी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि अशोक की पत्नी तितिक्षा जो थी वो आपको उस मूल पेड़ को जड़ से समाप्त करने की कोशिश की। उस समय अशोक कहीं बाहर गए हुए थे, लेकिन यह पेड़ पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ और पुनः उससे टहनी जड़ निकलने लगा। तो वो जो पहला जो आक्रमण हुआ अशोक की पत्नी तितिक्षा के द्वारा इस पर हमला किया गया, मतलब उसको बर्बाद करने, उसको नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन यह शीघ्र ही अपने मूल रूप में आ गया, उससे जड़ निकल गया। और अशोक ने इसी पेड़ को अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजे थे। यानी इसी पेड़ की टहनी को लेकर संघमित्रा और महेंद्र आपको श्रीलंका गए थे, जो अनुराधापुर में इस पेड़ की टहनी को लगाया गया। और आज भी उस टहनी से जो पेड़ उत्पन्न हुआ वो आज भी अभी उसी मूल रूप में विराजमान है श्रीलंका के अनुराधापुर में। तो ये तो हो गया पहला आक्रमण हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने भी उस पेड़ को नष्ट किया था, न कि अशोक की पत्नी
नष्ट की थी। तो इस पर थोड़ा विवाद है, क्योंकि बुसमितसुंग ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसने बौद्ध धर्म का कट्टर विरोध नहीं किया। यदि कट्टर विरोध किया रहता तो भरहुत और सांची में जो स्तूप है उसकी रेलिंग का निर्माण नहीं करता, उसके चारों ओर पत्थर से रेलिंग कराई थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि पुष्यमित्रशुंग बोधि जो वृक्ष था उसको नष्ट नहीं करवाया होगा। तो अशोक की पत्नी जो थी उसी का नाम आता है कि उसने प्रथम बार इस पेड़ को नष्ट कराने का प्रयास किया था। एक हो गया वो। दूसरा हुआ 7वीं सदी ईस्वी में आपको बंगाल के शासक था शशांक। शशांक बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था और उसने पेड़ को जड़मूल से नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह पेड़ नष्ट नहीं हुआ और फिर उससे एक नए जो जड़ था उसकी उत्पत्ति हो गई और फिर वो पेड़ अपना रूप ग्रहण कर लिया। तो 2 बार उस पर हमला हुआ। अब तीसरी बार 1876 में प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो गया। उसके बाद 1880 में लॉर्ड कनिंघम ने श्रीलंका के अनुराधापुर से वृक्ष जो मूल वृक्ष था उसको लाकर पुनः बोधगया में लगाए। तो इस प्रकार जो वर्तमान बोधि वृक्ष है वो चौथी पीढ़ी का वृक्ष बनता। चौथा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ निर्माणाधीन है? तो विश्व का सबसे बड़ा रामायण जो मंदिर है वो पूर्वी चंपारण में स्थित है। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी जो स्थान हुआ, मोतिहारी, वहीं पर 270 फीट ऊंचा रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसी मंदिर में 33 फीट का एक शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा। वह ब्लैक संगमरमर से निर्मित होगा। तो ये जो मोतिहारी के स्थित जो रामायण मंदिर है वो अयोध्या में जो वर्तमान मंदिर बना है उससे भी 3 गुना इसकी ऊंचाई होगी। इस प्रकार विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहलाएगा। यह अभी निर्माणाधीन है, अभी बन रहा है। 5वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र बिहार के दरभंगा जिला में स्थित है। इसको दरभंगा जिला, आप लोग दरभंगा मारिएगा कि दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है। चूंकि मखाना का जो उत्पादन होता है मिथिलांचल क्षेत्र और कोसी के क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। दरभंगा हुआ, मधुबनी हुआ, या आपको कोसी का जो सीमांचल क्षेत्र हुआ उसमें मखाना का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसलिए दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है ताकि मखाना पर शोध किया जाए और मखाना के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। 6ठा है, बिहार के कुल कितने कृषि उत्पादों को जीआई टैग मिला है? देखिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं। बिहार के कुल कितने कृषि उत्पादों को जीआई टैग मिला है?
तो इसका आंसर होगा 6। 6 कृषि उत्पादों को जीआई टैग मिला है। वैसे अभी 13 जो उत्पाद हैं बिहार के, उसको जीआई टैग मिल चुका है और उत्पाद जीआई टैग लेने के लिए कतार में लगे हुए हैं। उसमें से 6 कृषि उत्पाद हैं जिसको जीआई टैग मिला है। 13 उत्पादों में कृषि उत्पाद के अलावा हस्तशिल्प से संबंधित उत्पाद भी शामिल हैं। तो ये जो जीआई टैग है उसको भारत सरकार के जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उसके अधीन कार्यरत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। जो जीआई का जो मुख्यालय, जो जीआई को प्रदान करने वाला भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में स्थित है और वह भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह उत्पाद 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। इसका समय है 10 वर्ष। 10 वर्ष के बाद पुनः इसको रिन्यू कराया जाता है और पुनः रिन्यू हो जाता है। तो जीआई टैग देने का यह अर्थ है कि किसी विशेष क्षेत्र में कृषि उत्पाद हो, हस्तशिल्प से संबंधित उत्पाद हो या कोई भी उत्पाद हो, उसकी विशेष पहचान दी जाती है कि वह उसी विशेष क्षेत्र में उसकी ऐतिहासिक और भौगोलिक दशा स्थित है और उस क्षेत्र की पहचान उस उत्पाद से दी जाती है। इससे लाभ यह होता है कि एक तो प्रमाणीकरण मिल जाता है और दूसरा जो फेक उत्पाद है वह बाजार में नहीं आ पाता है। राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उचित कीमत में मिलती है। इसकी मानकीकरण स्थापित हो जाती है। तो जो 6 उत्पाद हैं कृषि उत्पाद, उसमें से भागलपुर से 2 उत्पाद शामिल है। भागलपुर, एक हो गया आपको जर्दालू आम, जर्दालू आम, और दूसरा हो गया कतरनी चावल। बिहार में और जगह भी कतरनी चावल होता है, लेकिन भागलपुर के कतरनी चावल को जीआई टैग मिला हुआ है, वह उसकी विशेष प्रसिद्धि है। 2 हो गया। तीसरा हो गया आपको मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है, शाही लीची। चौथा हो गया मगही पान, नवादा के मगही पान। जर्दालू आम, कतरनी चावल, शाही लीची और मगही पान। पांचवा हो गया आपको मखाना, मिथिलांचल का मखाना। और एक और हुआ पश्चिमी चंपारण का मिर्ची चावल, मिर्ची चावल। इन कृषि उत्पादों को जीआई टैग मिला है और मार्केट में इसका वैल्यू बढ़ गया है, जिससे कृषकों को अधिक से अधिक लाभ हो रहा है। तो इस प्रकार बिहार के 6 कृषि उत्पादों को जीआई टैग मिला है। एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि भारत में सबसे अधिक जीआई टैग पाने वाला कौन सा राज्य है?
तो उसको आप लोग उत्तर प्रदेश मारिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य ने सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त किया है। हो गया, समझ में आ गया। भागलपुर जर्दालू आम, कतरनी चावल, पश्चिमी चंपारण की मिर्ची चावल, मुजफ्फरपुर की शाही लीची और नवादा की मगही पान, इन 6 कृषि उत्पादों को आपको जीआई टैग मिला हुआ है। बिहार, 7वां क्वेश्चन है, बिहार की पहली खेल अकादमी एवं खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा राजगीर। राजगीर प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है। आपको द्वापर युग में भीम, जो पांडव पुत्र भीम थे, और यहाँ का राजा जो था जरासंध के बीच मल्ल युद्ध यहीं पर राजगीर में ही हुआ था। इसके अलावा आपको मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी राजगीर थी, जिसको राजगिरी कहा जाता था। और जो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की, उदयन के पहले तक राजगीर ही मगध साम्राज्य की राजधानी रही। तो ठीक है, अब राजगीर में बिहार की पहली खेल अकादमी एवं खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 27 अगस्त को। 27 अगस्त को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय पहली खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का राजगीर में उद्घाटन किया है। इसकी विशेषता है कि यहाँ पर 24 खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें क्रिकेट होगा, हॉकी होगा, कबड्डी होगा, एथलेटिक्स होगा, बैडमिंटन होगा इत्यादि। यहाँ पर एक खेल पुस्तकालय के भी स्थापना की गई, जो विश्व में सबसे बड़ी खेल पुस्तकालय होगी। यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए, खिलाड़ियों के निवास के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। लगभग 90 एकड़ में इसको बनाया गया है और 750 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो यह बिहार की पहली खेल अकादमी एवं खेल विश्वविद्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर जो राजगीर में अवस्थित है, उसी के परिसर में यह खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय बनाया गया है। क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा जो पिच है, उस जो स्टेडियम है, क्रिकेट के जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, मेन स्टेडियम है, उसमें लगभग 40,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा छोटे छोटे 8 क्रिकेट का जो पिच बनाया गया है, जो प्रैक्टिस सेट, उस पर प्रैक्टिस किया जाएगा, उसमें भी लगभग 10,000 लोग बैठ सकते हैं। जो बिहार की पहली खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ के खेल के विकास के लिए इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इस यहाँ पर सबसे पहले हॉकी के खेल की मेजबानी की गई है, जो राजगीर में एशियाई महिला विश्व चैंपियनशिप हुआ है। और इसमें 6 देशों ने, एशिया के 6 देशों ने भाग लिया। ये जान लीजिए, इसमें पहला मैच हुआ एशियाई विश्व महिला हॉकी चैंपियनशिप हुआ 2024 चैंपियनशिप। इसमें 6 देशों ने भाग लिया है। एशिया के 6 देश हैं, जिसमें चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है,
थाईलैंड है, मलेशिया है और भारत। 6 देशों की महिला टीम ने यहाँ पर एशियाई चैंपियनशिप में भाग ली। इसके विजेता टीम भारत रही। भारत के जो महिला हॉकी टीम के जो आपको कैप्टन है उसका नाम याद रखिएगा, सलीमा टेटे। सलीमा टेटे भारतीय महिला टीम जो हॉकी महिला टीम थी उसकी कप्तान है और यह चीन को हराकर 1-0 से भारतीय टीम ने यह मैच जीत ली और यह पूरे जो चैंपियनशिप में है उसमें भारतीय टीम किसी भी टीम से पराजित नहीं हुई। यह इसमें सभी मैचों में भारतीय महिला टीम ने जीत दर्ज की और फाइनल में भी 1-0 से चीन को पराजित करने में सफल रही। यह जो एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप है इसमें भारत का यह तीसरा जीत दर्ज किया गया है। यह तीसरी जीत है। पहला 2016 में जीत दर्ज की गई थी और दूसरा 2023 में जीत दर्ज की गई है। लगातार यह 2024 में भी महिला हॉकी टीम ने जीत दर्ज कर ली है। इस प्रकार इसको याद रखने की जरूरत है क्योंकि पहली बार जो खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया उसके बाद राष्ट्रीय एशियाई विश्व महिला हॉकी चैंपियनशिप पहली बार यहाँ आयोजित की गई थी जिसमें भारत ने जीत दर्ज की है। ये इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि ये तो हो गया कि बिहार की पहली खेल अकादमी खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया तो उसका उत्तर मारिएगा आप लोग इम्फाल में। इम्फाल जो मणिपुर में 2018 में स्थापित किया गया था। यानी कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर के इम्फाल में 2018 में स्थापित किया गया था। यह भारत का पहला था, भारत का था प्रथम खेल विश्वविद्यालय था। प्रथम खेल विश्वविद्यालय है इम्फाल में। क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है रामसर स्थलों से संबंधित ही कि विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है तो इसको आप 2 फरवरी 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है तो आप लोग सुंदरबन मारिएगा। तो इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।